गुड मॉर्निंग। सावित्रीबाई फूले एवं पर्यावरण शिक्षण संस्थान के बीएड सेकेंड ईयर के पेपर सेकेंड असेसमेंट इन लर्निंग की यूनिट 5 के बारे में हम जान रहे थे। तो आज हम यूनिट 5 की शिक्षण शास्त्रीय निर्णय लेने के लिए आकलन का उपयोग, जो यूज़ ऑफ असेसमेंट फॉर टेकिंग पेडागोगिक डिसीजन के बारे में जानेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले इसके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे कि आकलन के विविध रूपों पर विचार किया जाए तो ये स्पष्ट होता है कि आकलन शिक्षण शास्त्रीय निर्णय की प्रक्रिया का प्रमुख आधार होता है। भले ही यह निर्णय शिक्षक, छात्र, प्रधानाध्यापक एवं किसी अन्य संस्था द्वारा लिया गया हो, क्योंकि अधिगम का आकलन, अधिगम के लिए आकलन तथा आकलन अधिगम प्रक्रिया के रूप में संबंधी सभी अवधारणाएं किसी न किसी रूप में शिक्षण शास्त्रीय पक्षों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। आकलन के उपागमों पर चर्चा की जाए तो यह स्पष्ट होगा कि वास्तव में शिक्षण शास्त्रीय निर्णय इन आकलनों के विविध रूप द्वारा ही लिए जाते हैं। अब आकलन संबंधी प्रमुख 5 उपागम होते हैं, जिसमें कि फर्स्ट भाग या उपागम है कि इस भाग के अंतर्गत आकलन को अधिगम से समृद्ध करने की तैयारी की जाती है। इस भाग में आकलन के विविध तथ्यों एवं अधिगम संबंधी प्रकरणों के अनुरूप प्रयोग की व्यवस्था की रूपरेखा की तैयार की जाती है। जैसे उदाहरण के लिए गणित, विज्ञान, हिंदी एवं पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं में आकलन का प्रयोग किस प्रकार किया जाएगा, कौन कौन सी अधिगम विधियों का सहारा लिया जाएगा तथा किस प्रकार शिक्षक एवं छात्रों की भूमिका निश्चित होगी। इस प्रकार प्रारंभिक रूपरेखा तैयार की जाती है। अब हमारा द्वितीय भाग या उपागम, सेकेंड मॉड्यूल, द्वितीय भाग या उपागम के अंतर्गत अधिगम के लिए आकलन की व्यवस्था की जाती है कि अधिगम व्यवस्था में शिक्षक एवं छात्र दोनों की भूमिकाओं का वर्णन किया जाता है तथा अधिगम गतिविधियों से संबंधित सूचनाओं का एकत्रीकरण तथा अधिगम गतिविधियों में आवश्यक परिवर्तन की व्यवस्था संपन्न की जाती है। अब हमारा थर्ड भाग है कि तृतीय भाग या उपागम, थर्ड मॉड्यूल, थर्ड भाग के अंतर्गत अधिगम के आकलन की व्यवस्था की जाती है। इसमें विविध अधिगम गतिविधियों द्वारा जो भी प्रकरण या इकाई अध्ययन की जा रही है, जिसका छात्रों ने अधिगम किया है, उसका आकलन किया जाता है। आकलन में की प्रक्रिया में छात्रों को अंक या ग्रेड प्रदान किए जाते हैं, जिससे छात्रों की अधिगम स्थिति के बारे में ज्ञान प्राप्त हो जाता है। यह आकलन एक प्रकार का प्रगति पत्र प्रस्तुत करता है। अब हमारा फोर्थ मॉड्यूल है, इनकी चतुर्थ भाग। तो इसमें छात्र इतना प्रवीण समझा जाता है कि वह अधिगम के साथ साथ आकलन करता है तथा आकलन का परिणाम ही अधिगम व्यवस्था में जोड़ता है तथा अनुपयोगी अधिगम गतिविधियों को हटाता है। इस प्रकार वह अधिगम एवं अनुदेशन के लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है। इसमें आकलन एवं अधिगम का एकीकरण हो जाता है। अब हमारा पंचम उपागम यानी कि 5th मॉड्यूल में है कि इस भाग में सभी प्रकार के शिक्षण शास्त्रीय निर्णय लिए जाते हैं जो कि स्थायी रूप से स्वीकार किए जाते हैं। ये निर्णय सामान्य रूप से शिक्षण शास्त्रीय व्यवस्था में प्रामाणिक माने जाते हैं। शिक्षण शास्त्रीय व्यवस्था की निर्णयन प्रक्रिया के अधिगम में आकलन, अधिगम के लिए आकलन तथा आकलन अधिगम के रूप में संबंधित तथ्यों को हम निम्न तथ्यों के रूप में भी स्पष्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट है शिक्षण शास्त्रीय ज्ञान संबंधी निर्णयन एवं आकलन, पेडागोगिक नॉलेज रिलेटेड डिसीजन टेकिंग एंड असेसमेंट। फिर उसका सेकंड पॉइंट है कि शिक्षण शास्त्रीय अभ्यास या प्रयोग संबंधी निर्णय एवं आकलन, पेडागोगिक प्रैक्टिस और यूज रिलेटेड डिसीजन टेकिंग एंड असेसमेंट। और थर्ड पॉइंट है कि शिक्षण शास्त्रीय विश्वास संबंधी निर्णय एवं आकलन, पेडागोगिक बिलीव्स रिलेटेड डिसीजन टेकिंग एंड असेसमेंट। अब हम इन तीनों पॉइंट को विस्तार से पढ़ेंगे, जिसका फर्स्ट है शिक्षण शास्त्रीय ज्ञान संबंधी निर्णय एवं आकलन।
जिसमें शिक्षण शास्त्री ज्ञान एवं निर्णय आकलन में विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण, शिक्षण शास्त्रीय विषय का ज्ञान, शिक्षण अधिगम विश्लेषण तथा अध्यापक के व्रतात्मक ज्ञान को सम्मिलित किया जाता है। इन सभी के निर्णयन की प्रक्रिया में आकलन की भूमिका का वर्णन निम्नलिखित रूप में किया जाता है, जिसके सब पॉइंट है: विषय वस्तु संबंधी निर्णयन, शिक्षण शास्त्री विषय वस्तु के ज्ञान का निर्णयन, शिक्षण अधिगम विश्लेषण का निर्णयन, अध्यापन वृत्ति का ज्ञान एवं निर्णयन। तो हम फर्स्ट विषय वस्तु संबंधी निर्णय, कंटेंट रिलेटेड डिसीजन टेकिंग के बारे में जानेंगे। इसके अंतर्गत शिक्षक द्वारा विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण करने में आकलन का सहारा लिया जाता है। विषय वस्तु को छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करने से पूर्व वह स्मृति स्तर, बोध स्तर एवं चिंतन स्तर के बारे में भी आकलन करता है। इसके पश्चात छात्रों के लिए उनकी योग्यता, स्तर एवं रुचि के अनुकूल विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण का निर्णय लेता है। विषय वस्तु का आकलन विविध संदर्भों में करके सबसे उपयुक्त स्वरूप का प्रस्तुतिकरण शिक्षक द्वारा छात्रों के समक्ष किया जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है कि शिक्षण शास्त्रीय विषय वस्तु के ज्ञान का निर्णय, नॉलेज ऑफ पेडागोगी, कंटेंट एंड डिसीजन टेकिंग। आकलन के माध्यम से इस सोपान के अंतर्गत शिक्षण शास्त्रीय विषय वस्तु के ज्ञान की स्थिति की समीक्षा की जाती है। तो इसके अंतर्गत प्रमुख रूप से शिक्षण शास्त्रीय विषय वस्तु का ज्ञान शिक्षक को है या नहीं, इसका निर्णय होता है। इसका निर्णय शिक्षक स्वयं लेता है। दूसरे शब्दों में शिक्षण शास्त्रीय विषय वस्तु के रूप में शिक्षक शिक्षण विधियों के ज्ञान, शिक्षण तकनीकी के ज्ञान, शिक्षण सूत्रों के ज्ञान एवं शिक्षण साधनों के ज्ञान के बारे में निर्णय लेता है। यदि उसको यह ज्ञान नहीं है तो ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करता है। अब हमारा थर्ड सब पॉइंट है शिक्षण अधिगम विश्लेषण एवं निर्णयन, टीचिंग, लर्निंग, एनालिसिस एंड डिसीजन टेकिंग। इसमें शिक्षक द्वारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के स्वरूप का विश्लेषण किया जाता है। इसमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के प्रत्येक पक्ष का आकलन किया जाता है। यदि किसी पक्ष से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है तो उसमें परिवर्तन किया जाता है। यदि सकारात्मक प्रभाव दृष्टिगोचर होता है तो उसको शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में स्थायी स्थान प्रदान करने की व्यवस्था की जाती है। अब हमारा फोर्थ सब पॉइंट है अध्यापन वृत्ति का ज्ञान एवं निर्णयन, नॉलेज ऑफ टीचिंग प्रोफेशन एंड डिसीजन टेकिंग। अध्यापक वृत्ति एवं उससे संबंधित विविध पक्षों का आकलन शिक्षक द्वारा स्वयं किया जाता है। तो इसमें इन एवं अपनी भूमिका के संदर्भ में निर्णय करता है। इसमें अध्यापक स्वयं देखता है कि उसमें एक सुविधादाता, पर्यवेक्षक एवं सहयोगी की भूमिका निर्वहन करने की क्षमता एवं योग्यता है या नहीं। यदि उसमें उस क्षमता का अभाव पाया जाता है तो वह अपने अंदर इन सभी क्षमताओं को विकसित करने का निर्णय लेता है तथा इसके लिए आवश्यक स्रोतों की खोज करता है। तो उपरोक्त संज्ञानात्मक सोपान का संबंध शिक्षक द्वारा स्वयं के आकलन एवं निर्णय से है। तो इस तरीके से इसमें शिक्षक द्वारा विविध स्रोतों की सहायता से शिक्षण शास्त्रीय ज्ञान को पूर्ण किया जाता है तथा अपने आप को शिक्षण शास्त्रीय व्यवस्था में इसकी सर्वश्रेष्ठ भूमिका के योग्य बनाया जाता है। अब हमारा सेकंड पॉइंट है कि शिक्षण शास्त्रीय अभ्यास या प्रयोग संबंधी निर्णयन एवं आकलन, पेडागोगी, प्रैक्टिस और यूज रिलेटेड डिसीजन टेकिंग एंड असेसमेंट। इसमें यह एक मनोक्रियात्मक पक्ष है। तो इसमें शिक्षक द्वारा छात्र एवं स्वयं के आकलन के पश्चात शिक्षण अधिगम परिस्थितियों का आकलन किया जाता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के समस्त पक्षों का आकलन करके सभी पक्षों को उपयोग बनाने का प्रयास किया जाता है। इसके प्रमुख पक्षों से संबंधित भी इसमें कुछ सब पॉइंट्स दिए गए हैं, जिसका फर्स्ट पॉइंट है विषय वस्तु का तार्किक क्रम में प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर इन लॉजिकल सीक्वेंस। इसके शिक्षक द्वारा विषय वस्तु का तार्किक क्रम में प्रस्तुतिकरण करने के लिए आकलन का कार्य किया जाता है। आकलन के आधार पर ही प्रत्येक कक्षा के छात्रों के लिए उनकी मानसिक योग्यता, रुचि एवं स्तर के अनुकूल विषय वस्तु प्रस्तुत की जाती है। यदि विषय वस्तु के निर्माण या प्रस्तुतिकरण से पहले उसका आकलन नहीं किया जाए तो
विषय वस्तु छात्रों की रुचि एवं योग्यता के अनुकूल नहीं होगी, जिससे छात्रों का अधिगम स्तर भी उच्च नहीं होगा। अब हमारा सेकंड सब पॉइंट है शिक्षण विधियों का आकलन, असेसमेंट ऑफ टीचिंग मेथड। शिक्षण विधियों शिक्षा शास्त्रीय व्यवस्था का अंग माना जाता है कि जब एक शिक्षक द्वारा छात्रों के लिए शिक्षण विधि का निर्णय लेंगे तो उससे पहले वह उस विधि का आकलन करता है। यदि वह विधि छात्रों के मानसिक स्तर एवं योग्यता के अनुकूल है तथा उसमें छात्रों के अधिगम स्तर में वृद्धि होती है तो उसका प्रयोग किया जाएगा, अन्यथा किसी दूसरी विधि के प्रयोग से आकलन करके निर्णय लिया जाएगा। अब हमारा थर्ड सब पॉइंट है शिक्षण सूत्रों का आकलन, असेसमेंट ऑफ टीचिंग मैक्सिम्स। शिक्षण सूत्रों का आकलन करने के प्रयोग किया जाना एक मेमोरी का कार्य माना जाता है, यानी कि बुद्धिमत्तापूर्ण माना जाता है, जैसे सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। शिक्षण सूत्रों का प्रयोग तो वर्तमान समय में बड़ा ब्रॉड यानी व्यापक रूप में किया जाता है। इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर अगर हम विचार करें तो यही सिद्ध होगा कि सभी शिक्षण सूत्रों के आकलन के पश्चात ये सिद्ध हो चुका है कि ये सभी शिक्षण सूत्र मनोवैज्ञानिक है तथा इनके माध्यम से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रभावी रूप से संपन्न होती है तथा छात्रों का अधिगम स्तर उच्च होता है। अब हमारा फोर्थ सब पॉइंट है शिक्षण सिद्धांतों का आकलन, असेसमेंट ऑफ टीचिंग प्रिंसिपल्स। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में छात्र शारीरिक एवं मानसिक रूप से क्रियाशील रहे तथा करके सीखने का प्रयास करे। शिक्षक का यही प्रयास रहता है और क्रियाशीलता एवं करके सीखने के सिद्धांत का आकलन हम पहले ही कर चुके हैं कि इससे छात्रों द्वारा जो भी अधिगम किया जाता है वह स्थायी रूप से होता है तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में छात्रों की पूर्ण रुचि एवं सहभागिता बनी रहती है। तो इस प्रकार प्रत्येक शिक्षण शास्त्र का सिद्धांत का प्रयोग आकलन के पश्चात ही होता है। अब हमारा फिफ्थ सब पॉइंट है शिक्षण विधियों का आकलन, असेसमेंट ऑफ टीचिंग टेक्निक्स। प्रत्येक शिक्षण तकनीकी के प्रयोग से पूर्व उसके व्यापक प्रभाव और उपयोगिता का आकलन किया जाता है। उदाहरण के लिए वर्तमान में प्रश्न तकनीक का प्रयोग व्यापक रूप से किया जा सकता है, क्योंकि आकलन के पश्चात ये पाया गया कि इस तकनीक के प्रयोग से शिक्षक एवं छात्र एक दूसरे के भावों एवं विचारों को सरलता से समझ सकते हैं तथा एक दूसरे के अधिक समीप होते हैं। इससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया भी पूर्ण प्रभावशीलता के साथ संपन्न होती है। अब हमारा सिक्स्थ सब पॉइंट है शिक्षण अधिगम सामग्री का आकलन, असेसमेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स। शिक्षण अधिगम सामग्री का आकलन करने के पश्चात ही यह निर्णय लिया जाता है कि किस प्रकरण में कौन सी अधिगम सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। इसके प्रयोग से पूर्व आकलन करके ये ज्ञात किया जाता है कि शिक्षक में प्रभावपूर्ण एवं कम व्यय पर शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण करने की योग्यता है या नहीं। इस प्रकार प्रभावी रूप में शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग से पूर्व अनेक प्रकार के तथ्यों का आकलन किया जाता है, इससे शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रभावपूर्ण उपयोग हो सके। हमारा सेवेंथ सब पॉइंट है कि शिक्षण कौशलों का आकलन, असेसमेंट ऑफ टीचिंग स्किल्स। शिक्षक द्वारा विविध प्रकार के शिक्षण कौशलों का उपयोग शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में किया जाता है। इन कौशलों के प्रयोग से पूर्व शिक्षक का आकलन भी लिया जाता है कि वह किस स्तर पर उसको कौन कौन से शिक्षण कौशल का प्रयोग करना है, जैसे व्याख्या कौशल, पुनर्वर्णन कौशल, दृष्टांत कौशल, शामपट लेखन कौशल एवं प्रश्न कौशल आदि सभी कौशलों के प्रयोग से पूर्व आकलन की प्रक्रिया संपन्न की जाती है। अब हमारा एट्थ सब पॉइंट जो कि लास्ट है कि संप्रेषण प्रक्रिया का आकलन, असेसमेंट ऑफ कम्युनिकेशंस प्रोसेस। संप्रेषण प्रक्रिया को भी आकलन के बाहरी उपयोगी माना जाता है। तो उदाहरण के लिए जैसे कक्षा में हिंदी विषय के छात्रों एवं शिक्षण की संप्रेषण प्रक्रिया प्रभावी नहीं मानी जाती, जिससे हिंदी में छात्रों का परिणाम अच्छा नहीं रहता, जबकि गणित विषय के छात्रों की संप्रेषण प्रक्रिया प्रभावी मानी जाती है, क्योंकि गणित शिक्षक द्वारा समय समय पर संप्रेषण प्रक्रिया का आकलन किया जाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि संप्रेषण प्रक्रिया को उपयोगी रूप प्रदान करने के लिए आकलन अनिवार्य होता है। इस प्रकार ये स्पष्ट हो जाता है कि शिक्षण शास्त्रीय व्यवस्था के मनोक्रियात्मक पक्ष के सभी तथ्यों को समझने एवं उनके प्रभाव
प्रभावी प्रयोग को संपन्न करने में आकलन का प्रयोग किया जाता है। आकलन का प्रयोग नहीं किया जाएगा तब तक किसी भी तथ्य से अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। अतः अंतिम एवं प्रभावी निर्णय के लिए आकलन अति आवश्यक है। अब हमारा थर्ड पॉइंट है शिक्षण शास्त्रीय विश्वास संबंधी निर्णय एवं आकलन, पेडागोगिक बिलीव्स रिलेटेड डिसीजन टेकिंग एंड असेसमेंट। ये शिक्षण शास्त्रीय विश्वासों का संबंध मनोभावात्मक पक्षों से संबंधित होता है। तो इसमें शिक्षण शास्त्रीय व्यवस्था की भावात्मक पक्ष का विश्लेषण किया जाता है और इस प्रक्रिया में भी आकलन की आवश्यकता होती है, क्योंकि सभी निर्णय आकलन के आधार पर ही लिए जाते हैं। तो इसमें शिक्षण शास्त्रीय व्यवस्था के भावात्मक पक्ष में आकलन संबंधी प्रयोग के आधार पर निर्णय की प्रक्रिया को भी हम सब पॉइंट के आधार पर देखेंगे, जिसका फर्स्ट सब पॉइंट है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में संलग्नता का आकलन, असेसमेंट ऑफ इन्वॉल्वमेंट इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की प्रभावशीलता के लिए जरूरी आवश्यक माना जाता है कि शिक्षक एवं छात्र की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में संलग्नता होनी चाहिए। शिक्षक एवं छात्र दोनों को ही संलग्नता का आकलन शिक्षक द्वारा स्वयं अपनी योग्यता के आधार पर किया जाता है। उदाहरण के तौर पर देखेंगे तो छात्रों का अधिगम स्तर उच्च है तथा छात्रों द्वारा अपनी सहभागिता का प्रदर्शन किया जा रहा है, तो यह माना जाता है कि शिक्षक एवं छात्र दोनों ही शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में संलग्न हैं। यदि ऐसा नहीं होता है तो यह माना जाता है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में छात्र एवं शिक्षक दोनों की संलग्नता में वृद्धि हेतु कुछ उपाय किए जाएं। अब सेकंड सब पॉइंट है कि शिक्षण में संलग्नता एवं आकलन इन्वॉल्वमेंट इन टीचिंग एंड असेसमेंट में कि शिक्षण में संलग्नता का संबंध शिक्षक से होता है। यदि शिक्षक अपने शिक्षण कार्य में पूर्ण रूप से संलग्न नहीं होगा तो छात्रों का अधिगम स्तर निम्न स्थिति में होगा। इस कार्य को आकलन के माध्यम से ही ज्ञात किया जा सकता है। यदि शिक्षक शिक्षण कार्य में पूर्ण संलग्नता का प्रदर्शन करेगा तो छात्रों का अधिगम स्तर उच्च एवं स्थायी होगा। इस प्रक्रिया में भी आकलन के प्रयोग की आवश्यकता होती है। इस प्रकार शिक्षक संलग्नता के संदर्भ में निर्णय आकलन द्वारा ही किया जा सकता है। अब हमारा थर्ड सब पॉइंट है शिक्षण व्यवसाय के प्रति समर्पण एवं आकलन, डिवोशन इन टू टीचिंग प्रोफेशंस एंड असेसमेंट। शिक्षण व्यवसाय के प्रति भी समर्पण की स्थिति का आकलन शिक्षक द्वारा स्वयं या उसके कार्य व्यवहार से किया जाता है। उदाहरण के लिए देखेंगे तो एक शिक्षक कक्षा में शिक्षण करने के पश्चात आकलन करता है तो कुछ छात्रों का अधिगम स्तर न्यून रहता है, क्योंकि वे सभी छात्र सामान्य से कम बौद्धिक स्तर के रखते हैं, तो वह उन छात्रों के लिए विद्यालय समय से अतिरिक्त समय निकालकर उनको शिक्षित करता है तथा उन छात्रों के सामान्य अधिगम स्तर लाने का प्रयास करता है जो कि सामान्य है। उसका यह कार्य व्यवहार शिक्षण व्यवसाय के प्रति समर्पण को प्रकट करता है। इस संपूर्ण प्रक्रिया में आकलन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब हमारा फोर्थ सब पॉइंट है शिक्षण व्यवसाय के प्रति वचनबद्धता एवं आकलन, कमिटमेंट टू टीचिंग प्रोफेशन एंड असेसमेंट। शिक्षण व्यवसाय के प्रति वचनबद्धता की स्थिति के संबंधी निर्णय आकलन के द्वारा ही लिए जाते हैं। तो उदाहरण के लिए एक शिक्षक द्वारा प्रकरण का शिक्षण करने से पूर्व उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है तथा यह निश्चित किया जाता है कि इस प्रकरण के माध्यम से वह छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन कर देगा। एक योग्य एवं कुशल शिक्षक द्वारा जब शिक्षण कार्य संपन्न किया जाता है तब आकलन के माध्यम से यह ज्ञात किया जाता है कि शिक्षक अपनी वचनबद्धता में किस स्तर तक सफल हो सका है। अब हमारा फिफ्थ सब पॉइंट है कि शिक्षण की जवाबदेही एवं आकलन, अकाउंटेबिलिटी ऑफ टीचिंग एंड असेसमेंट। शिक्षण के प्रति जवाबदेही संबंधी निर्णय भी आकलन के आधार पर ही लिए जाते हैं। उदाहरण के लिए एक शिक्षक कक्षा में शिक्षण करता है तो उसकी जवाब यही बनती है कि उसके द्वारा सभी छात्रों को उनकी रुचि, योग्यता एवं स्तर के अनुकूल शिक्षण अधिगम प्रक्रिया उपलब्ध कराएं। शिक्षण के पश्चात जब छात्रों का अधिगम स्तर उच्च होता है तो शिक्षक द्वारा यह अपनी जवाबदेही का निर्वहन किया जाता है। यदि छात्रों का अधिगम स्तर निम्न होता है तो शिक्षक द्वारा अपनी जवाबदेही का पालन नहीं किया जा रहा है। इसका निर्णय भी अधिगम का आकलन करने के पश्चात ही लिया जा सकता है। अब हमारा सिक्स्थ सब पॉइंट है कि शिक्षण के प्रति सकारात्मक अभिव्यक्ति का आकलन, पॉजिटिव एटीट्यूड टू टीचिंग एंड असेसमेंट।
शिक्षण के प्रति सकारात्मक अभिव्यक्ति का आकलन करके ही शिक्षक के बारे में निर्णय लिया जा सकता है कि उसका शिक्षण कार्य कितना प्रभावी सिद्ध होगा। उदाहरण के लिए, एक शिक्षक द्वारा कक्षा शिक्षण के बाद छात्रों के अधिगम स्तर का आकलन किया जाता है। न्यूनतम अधिगम स्तर वाले छात्रों के लिए नवीन तकनीकी एवं शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार वह शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाने के सभी प्रयास करता है। उसके इस व्यवहार से उसके शिक्षण के प्रति सकारात्मक अभिवृद्धि सिद्ध होती है। उसको सिद्ध करने में आकलन का सहारा लिया जाता है। अब हमारा 7th सब पॉइंट है कि शिक्षण में आत्मविश्वास एवं आकलन, सेल्फ कॉन्फिडेंस इन टीचिंग एंड असेसमेंट। शिक्षण में आत्मविश्वास को भी आकलन के द्वारा ही सिद्ध किया जाता है। उदाहरण के लिए देखें तो हम कि एक छात्र कक्षा में शिक्षण कार्य कर रहा है तो उसका आत्मविश्वास उस स्थिति में विकसित होगा जब उसके द्वारा प्रमाणित शिक्षण विधियों, शिक्षण अधिगम सामग्री एवं मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का उपयोग किया जा रहा है। इस प्रकार की स्थिति में छात्रों का अधिगम स्तर भी शिक्षक के आत्मविश्वास को सिद्ध करेगा। इसके लिए आकलन का सहारा लेना होगा। विविध गतिविधियों का आकलन करके शिक्षक अपने आत्मविश्वास में वृद्धि कर सकता है। अब हमारा अंतिम सब पॉइंट है 8th, शिक्षण वृत्ति में नैतिकता एवं आकलन, मॉरलिटी इन टीचिंग प्रोफेशन एंड असेसमेंट। शिक्षण वृत्ति में नैतिकता का आकलन करके ही शिक्षक की कुशलता सिद्ध हो सकती है। जब एक शिक्षक सभी छात्रों का समान रूप से शिक्षण करते हुए उनके सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करता है तो उसके द्वारा शिक्षण वृत्ति की नैतिकता का पालन किया जाता है। इसके लिए शिक्षक के कार्य व्यवहार का आकलन किया जाता है। शिक्षक द्वारा समानता का व्यवहार, निष्पक्षता का व्यवहार तथा विकलांग छात्रों के प्रति सहानुभूति आदि उसके नैतिक कार्य व्यवहार को प्रमाणित करते हैं। तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि शिक्षण शास्त्री निर्णय में आकलन की प्रक्रिया प्रमुख रूप से आधार बनती है। आकलन के अभाव में एक शिक्षक अपने कार्य व्यवहार के बारे में निर्णय नहीं ले सकता, न ही वह छात्र के बारे में निर्णय ले सकता है। अतः उसको प्रत्येक शिक्षण शास्त्री गतिविधि को सरल एवं प्रभावी बनाने के लिए विविध निर्णय लेने से पूर्व आकलन की प्रक्रिया संपन्न करनी होती है। तो इस प्रकार आकलन की सभी अवधारणाएं प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षण शास्त्री निर्णय प्रक्रिया का आधार बनती है। थैंक यू।